गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। तो आज पिछले सेशन में तो आज आपने देखा था ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है और साथ ही साथ एक परफेक्ट रेडिएटर भी है। एनर्जी की ऊर्जा को वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी कर लेती है जो उसके ऊपर आके पड़ती हैं, और उसके अलावा वो पूर्ण रूप से रेडिएट भी कर सकती है। तो द एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड and the energy emitted by a body was put forward by Kirchhoff. किरचॉफ ने एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में? अवशोषित ऊर्जा तथा उत्सर्जित ऊर्जा के बीच में, जिसको कि किरचॉफ का नियम कहा गया। और ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी भी ताप पर जो एमिसिव पावर है, यानी कि जो उत्सर्जन क्षमता है किसी भी बॉडी की, और जो अवशोषकता है, वो उन दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है। तो किसी भी बॉडी की उत्सर्जन क्षमता यानी कि एमिटेंस तथा अवशोषकता का अनुपात या एब्जॉर्प्टिव पावर का अनुपात कांस्टेंट होता है, और वो बराबर होता है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। सेम टेम्परेचर पे, जो ये टेम्परेचर है उसी का ये टेम्परेचर। ये तो किसी भी बॉडी के लिए है और ये ब्लैक बॉडी के लिए है। तो एमिटेंस क्या है, यानी कि उत्सर्जकता क्या है, वो पहले देखें कि क्या है। तो एनर्जी एमिटेड बाय द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये एमिटेंस है या उत्सर्जकता है। यानी कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल सतह द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को हम एमिटेंस कहते हैं। उस तरह से एब्जॉर्बेंस क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल सतह द्वारा अवशोषित आपतित ऊर्जा का अंश अवशोषकता या एब्जॉर्बेंस कहलाता है। ये हो गया आपका एब्जॉर्बेंस और ये है एमिटेंस। तो ES हो गया, केवल E है एमिटेंस, और उसी तरह से A केवल है एब्जॉर्बेंस। अब ES क्या है? एमिसिव पावर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उत्सर्जन क्षमता किसी भी पदार्थ की। उस तरह से AS इज इक्वल टू है एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ सब्सटेंस, एंड EB इज इक्वल टू है एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, एक पूर्ण ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता या एमिसिव पावर। तो कृष्णिका या ब्लैक बॉडी के अध्ययन के दौरान 3 नियम दिए गए। पहला नियम है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, यानी कि जो चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर जो सबसे शुरुआत में जो मैकेनिक्स दी गई, उसके अनुसार वीन ने एक ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर और उसके रेडिएशन के मैक्सिमम वेवलेंथ उच्चतम तरंगदैर्घ्य के बीच में एक रिलेशनशिप दिया। किसके बीच में? टेम्परेचर के और लैम्डा मैक्सिमम के। ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर और उसके जो रेडिएशन जो निकल रही है उसके उच्चतम तरंगदैर्घ्य के बीच में रिलेशन दिया, और इस नियम को हम कहते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो क्या रिलेशनशिप है कि लैम्डा मैक्सिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या हम कहें लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू B। जो B है उसको कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 2.93 × 10⁻³ मीटर केल्विन। वीन ने इसके अलावा ये भी बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की
जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, यानी कि जो मैक्सिमम एमिसिव पावर है, जिसको हम EM से डिनोट कर सकते हैं। E तो एमिसिव है, जो उत्सर्जन क्षमता है, और M यानी कि मैक्सिमम। तो मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता या अधिकतम उत्सर्जन क्षमता भी ताप के साथ, टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होती है, और ये संबंध है। तो मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता और ताप के बीच में जो रिलेशन है वो है EM इज़ प्रपोर्शनल टू T⁵ या EM अपॉन T⁵ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो वीन का जो नियम है वो तरंग दैर्ध्य के या वेवलेंथ के निम्न मानों के लिए लोअर रेंज में तो सेटिस्फैक्ट्री रहा या संतोषजनक रूप से लागू होता है, लेकिन हायर वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है उनकी व्याख्या ये नियम नहीं कर पाता है। तो वीन रेडिएशन लॉ इक्वेशन जो आता है वो है E लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन λ⁵ e⁻ hc अपॉन λ/kT, जहाँ पर E लैम्डा है एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी एट वेवलेंथ लैम्डा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, और स्मॉल k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, 3 नियम दिए गए ब्लैक बॉडी के अध्ययन के दौरान। दूसरा नियम है स्टीफेंस लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर प्रायोगिक अध्ययन के दौरान स्टीफन ने ये बताया कि कुल ऊर्जा जो कि एक पूर्ण ब्लैक बॉडी के द्वारा, कृष्णिका के द्वारा रेडिएट की जाती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परम ताप के चतुर्थ घात के, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी E रेडिएटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is proportional to the 4th power of its absolute temperature, that is E is proportional to T⁴ या E is equal to sigma T⁴, जहाँ पे सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है। तो किसी कृष्णिका की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घातांक के समानुपाती होती है। सिग्मा इज यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड एज स्टीफेंस कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 5.66 into 10⁻⁻5 अर्ग्स सेकेंड इनवर्स केल्विन to the power -4 and centimeter to the power -2। तो ये जो स्टेटमेंट है जो कि स्टीफन ने दिया, इसको हम स्टीफेंस 4th पावर लॉ भी कहते हैं या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन 4th पावर लॉ भी कहते हैं। 1884 में बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर स्टीफन के नियम का थियोरेटिकल या सैद्धांतिक प्रमाण दिया और ये बताया कि यह नियम केवल ब्लैक बॉडी के ऊपर ही लागू होता है, इसलिए इस नियम को हम स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा नियम। ना तीसरा नियम देखें कि तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है रेले जीन्स लॉ। तो रेले और जीन्स दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1900 में क्लासिकल मैकेनिक्स, इन्होंने भी पुरानी यांत्रिकी यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर उसको उपयोग करते हुए ये बताया कि लैम्डा वेवलेंथ पर जो एनर्जी रेडिएट होती है यानी कि जो ई लैम्डा है वो इज इक्वल टू है 8πkT अपॉन λ⁴। जबकि वीन्स ने क्या बताया था, ई लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन λ⁵ e⁻⁻hc
अपॉन लैम्डा के टी। फिर वही के स्मॉल के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई लैम्डा है एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट वेवलेंथ लैम्डा। तो आप यहाँ से दिख रहा है कि लैम्डा की मान यदि कम होता है तो ई लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये जो समीकरण है रेले तथा जीन्स का समीकरण, ये तरंगदैर्घ्य के हायर वैल्यूज़ के लिए ठीक ठीक रिजल्ट देता है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करता है। और जबकि अगर हम वेवलेंथ के लोअर रेंज पे जाएं तो ये वाला नियम फिर लागू नहीं होता, जबकि वीन्स का नियम लोअर वेवलेंथ पे लागू होता है। रेले जीन्स का नियम हायर वेवलेंथ के लिए लागू होता है। जो एनर्जी रेडिएट होती है उसमें लोअर वेवलेंथ पे तो वीन्स का नियम और रेले तथा जीन्स का नियम हायर वेवलेंथ पे लागू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीन तथा रेले जीन्स दोनों ही नियम पूरे स्पेक्ट्रम क्षेत्र में जो प्रायोगिक वक्र हमें प्राप्त होता है, जो ग्राफ प्राप्त होता है, उसको सही समझा नहीं पाए। तो इस प्रकार यदि हम क्लासिकल मैकेनिक्स का उपयोग करते हुए ब्लैक बॉडी के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझें तो ये नियम पूरी तरह से असफल रहा। तो इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊर्जा वितरण को समझाने के लिए एक नियम दिया गया, जिस नियम को हम कहते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो ये मैक्स प्लैंक ने ये नियम दिया जिसके आधार पर हम ब्लैक बॉडी के जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पूरी तरह से समझा सकेंगे। तो आज बच्चों इस सेशन में आज यहीं तक लेंगे और नेक्स्ट सेशन में प्लैंक रेडिएशन लॉ लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यदि ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाए तो आप ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जितना हमने डिस्क्राइब करा है वो आप बताएंगे। जो फेरी ने ब्लैक बॉडी का जो मॉडल दिया है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ को भी आप ले लेंगे और साथ ही आप ये बता देंगे कि इसके दौरान 3 नियम दिए गए और तीनों नियम का नाम बता देंगे। और यदि मान लीजिए आपको वीन नियम या रेले जीन्स नियम या स्टीफेंस लॉ के बारे में पूछा जाता है, किसी एक के बारे में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है, तब आप उसको बताने के दौरान आप ये बताएंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अध्ययन के दौरान 3 नियमों का प्रतिपादन हुआ, 3 नियम दिए गए और ये नियम वीन का नियम है, रेले जीन्स का नियम है, स्टीफेंस का नियम है और फिर जिसका शॉर्ट नोट्स आया है उसके बारे में फिर आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। तो आज बच्चों यहीं तक लेंगे, नेक्स्ट सेशन में प्लैंक रेडिएशन लॉ। थैंक यू।